स्वागत है साथियों आप सभी का आज हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाई स्कूल के बारे में। कक्षा 10 मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर एक मॉडल पेपर तैयार किया है। देखिएगा उसमें कैसा क्या हमने दिया है। विधिवत पूरी जानकारी शुरू से लेकर सारे तीनों पार्ट दिए हैं, एकदम विधिवत समझाएं। आप एक मेहनत से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्वागत है साथियों आप सभी का। आज मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है। मॉडल पेपर 2022 का साइंस का है, जो बच्चे हाई स्कूल में कक्षा 10 में, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, वो ज़रूर देखें। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी तक, अभी फिर भी 70 में 70 ला सकते होगा। सी कॉपी देखिए, आपका ये आपकी सी कॉपी थी। देखिए सी कॉपी, बी कॉपी कहाँ गया भाई? बी कॉपी यहाँ पे देखिए, बी कॉपी भी भर गई है। देखिए बी कॉपी भर गया है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मतलब पूरा का पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। ये आपकी ए कॉपी, आपकी बी कॉपी, आपकी सी कॉपी, ये आपकी डी कॉपी भी देखिए भर चुकी है। देखिए डी कॉपी भी भर चुका है। देखिए चित्र के माध्यम से पूरा जितना भी सोल्यूशन है सब कुछ हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो पर हमने रखा है टारगेट 1000 लाइक का। कितना? 1000 लाइक का। अब तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। 1000 लाइक का। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। भले वीडियो जितना भी लॉन्ग हो, लेकिन यहाँ से पूरा 70 में 70 नंबर लेकर हम जाने वाले हैं। प्रश्न पहला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर की -25 सेंटीमीटर। बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा, पहले का क था, पहले का ख देखिए। पहले का ख कि आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कह रहा है कि आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, पुतली, श्वेत मंडल की सिलरी पेशिया करती है। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुतली, उसको पुतली नियंत्रित करती है, ठीक है। हमारे आंखों में जो प्रकाश जाता है ना, उसको नियंत्रित कौन करता है? पुतली करता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद ये देखिए प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाए। प्रश्न नंबर ग, सिलिकॉन पदार्थ होता है, सिलिकॉन पदार्थ होता है सुचालक, कुचालक, अर्धचालक की कोई नहीं। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सिलिकॉन पदार्थ होता है, अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद घ, ग हो गया। अब क्या घ? घ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर कि वेबर मीटर स्क्वायर कि वेबर मीटर स्क्वायर। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ये आपका वेबर मीटर स्क्वायर है कि वेबर। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके लिए हो जाएगा बी, वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए पहले के लिए पहला प्रश्न हम कंप्लीट हो गया। पहला प्रश्न में आपका क, ख, ग, घ दिया था, ठीक है। अब प्रश्न दूसरे, जो कि आपको कितने नंबर के पूछा जाता है? 2 नंबर के प्रश्न पूछा गया। 2 नंबर क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और कह रहा है इसकी फोकस दूरी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से मैं लेकर आया हूँ। चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए कैसे लिखना है, इस प्रकार कि हम जानते हैं कि r बराबर 2f होता है। हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको याद है, r बराबर क्या होता है? 2f होता है। जहां r हमको 20 सेंटीमीटर दे रखा है और f, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। तो r हम 20 और 2 का भाग दे देंगे तो 10 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगा? हमारा फोकस दूरी निकल जाएगा। इसलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। एग्जाम में जैसे मैं लिखा हूँ, अगर इस तरह लिखेंगे ना, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला, कोई एग्जामिनर काटेगा नहीं आपको, पूरा का फुल मार्क्स दे देगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का क हो गया ना, दूसरे का ख। अब दूसरे का ख कितने नंबर का आता है? 2 नंबर के लिए आता है। दूसरे का ख क्या कर रहा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। कह रहा है कि मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अब दिख रहा ना पूरा। चलिए कह रहा है कि मानव नेत्र की जो सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका यह उत्तर गलत है, मतलब यहाँ पे इसका मैं उत्तर बताता हूँ, इसको आप लोगों को नोट नहीं करना है। ये प्रश्न आपने नोट कर लिया ना, इसका उत्तर यहाँ पे है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कहाँ पे होता है? अनंत पर, तथा निकट बिंदु नेत्र से कितना दूरी पर? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जिसे सुस्पष्ट दर्शन की हम क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी भी कहते हैं।
क्लियर हो गया ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि मानव नेत्र की जो सामान्य दृष्टि की दूर बिंदु अनंत पर होता है और निकट बिंदु कहाँ पे होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरे का ग देख लेते हैं। दूसरे का ग है, ये भी 2 नंबर के लिए आता है कि मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश क्या होता है, इसका मान कूलाम में लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। करा कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की जो मात्रा, प्रोटॉन के आवेश की मात्रा होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं। इसका मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो क्लियर हो गया ना प्रश्न। चलिए अब यहाँ 2 का ग हो गया। अब हम प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का क। तीसरे का क क्या है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। करा कि विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है उसका क्या भूमिका होता है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय कम्यूटेटर का कार्य करता है। किसका है, कम्यूटेटर का कार्य करता है। और धारा की दिशा परिवर्तन के कारण, धारा की दिशा परिवर्तन के कारण आर्मेचर पर लगने वाले बल की भी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली पर लगने वाला जो घूर्णी बल है कुंडली में घूर्णन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो आप इतना पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। तो तीसरे का क, तो देखिए तीसरे का क में 2 चीज दिया है। तीसरा का क कीजिए या तो इसका अथवा कीजिए। तो देखिए तीसरा का क भी हमने बता दिया और तीसरा का हम इसका अथवा भी आपको बताने वाले हैं। तो तीसरे का क का अथवा दोनों में से कोई करना एक था, लेकिन हम दोनों सोल्यूशन करा दूंगा आप लोगों को ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरे का क का अथवा पूछा था कि उस समतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। करा कि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा तो उस समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। ये समतल दर्पण नहीं, यहाँ पे उत्तल दर्पण होना चाहिए। क्या है, उत्तल दर्पण। उस उत्तल दर्पण की यहाँ कर दीजिएगा। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है। तो यह बराबर क्या निकलेगा, r/2। तो r का वैल्यू 32/2 कितना 16 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना निकल जाएगा, 16 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए अब हम आते हैं ख। प्रश्न क में 2 था, एक था प्रश्न क, एक अथवा था। तो दोनों हमने हल करा दिया आप लोगों को। अब देखिए ये आ गया प्रश्न ख। प्रश्न ख क्या है कि मानव नेत्र के कौन कौन से दोष होते हैं। कहा कि मानव नेत्र के कौन कौन से दोष होते हैं समझाइए, 4 नंबर के लिए। तो चलिए मानव नेत्र में जितने दोष होते हैं सबको डिटेल में लिख के लेके आए हैं और आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए, पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि जब व्यक्ति निकट की वस्तुएं देख सकता है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और यह दोष नेत्र गोलक के बड़ा हो जाने पर अथवा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर होता है। और इस दोष के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पूर्व बनता है जिसे अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि समझा गया। निकट दृष्टि दोष होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगा परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस तरह के आपके अगर आप में दोष है निकट दृष्टि दोष, उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे आप। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। दूसरा दोष होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो वही चीज लिखा हुआ है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं कि जब व्यक्ति दूर की वस्तुएं देख सकता है किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है तो ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष नेत्र गोलक का छोटा हो जाने पर अथवा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर होता है। इसे उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। इसको हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जब व्यक्ति निकट एवं दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है, जब व्यक्ति निकट को भी नहीं देख पाता है दूर को भी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वह जरा दृष्टि दोष कहलाता है। आयु वृद्धि होने के कारण मतलब ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण नेत्रों की जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है। इसे द्विफोकस लेंस प्रयुक्त करके दूर किया जाता है। द्विफोकस मतलब कि उसमें उत्तल लेंस भी रहेगा और अवतल लेंस भी रहेगा। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष क्लियर हो गया आप लोगों को, बताइए। चलिए इसके बाद आता है दृष्टि वैषम्य। अब दृष्टि वैषम्य क्या होता है कि जब व्यक्ति सामान्य दूरी पर स्थित
क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता तो दृष्टि वैषम्य कहलाता है। यह सिलियरी मांसपेशियों में विकृति उत्पन्न होने के कारण होता है जो बेलनाकार लेंस प्रयुक्त करके दूर किया जा सकता है। कह रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में वो फर्क नहीं पड़ पाएगा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा, ऊर्ध्वाधर उसको क्षैतिज दिखाई देगा। इस तरह अगर आपकी आंखों में दोष है तो उसको दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। और इस प्रकार को जो आंखों को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका तीसरे का ख था। तीसरे के ख में अथवा भी दिया है, तो मैं अथवा का भी सलूशन लेकर आया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पूरा का पूरा नंबर उठा पाए। देखिए अथवा में क्या दिया है, अथवा में यह है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक दिया। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, दोनों अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और सोडियम नाइट्रेट, तो ये का अभिक्रिया करके लगा और 6 अभिक्रिया। क्लियर, चलिए, तो ये प्रश्न नंबर आपका था 6वें का ग। क्लियर हो गया, चलिए, और उदाहरण भी हमने दे रखा है अच्छे तरीके से। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल भी पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखिए। प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि प्रश्न नंबर 7वां का क, प्रश्न नंबर 7वां का क में 2 पॉइंट दिया है, ए और बी। ए है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? और बी वाला पार्ट करना है कि हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इनके परमाणुओं में कोई समानता है? ये दोनों का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए 7वां का क का उत्तर हम देखते हैं। तो 7वें का क यहाँ पे आप लोगों का कहते पूरा भर गया है। अब हमें सी कॉपी चाहिए। ठीक है, अब सी कॉपी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए पूरा हमने कितना अच्छे से लिख रखा है। अब सी कॉपी के लिए यहाँ पे, ठीक है, और इसी के साथ प्रश्न ख भी मैं नोट करवा देता हूं। देखिए जैसे 7वें का क में 2 पॉइंट दिया ए और बी, तो 7वें का ख भी पूछा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर देखने वाले। पहले हम देखेंगे 7वें का क का पहला कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, तो क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है? तो चलिए 7वें का क करा कि हाँ, इन सभी के परमाणु के वायतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे लिथियम है तो लिथियम में भी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 बाहरी कोष में, सोडियम है सोडियम में भी 1, पोटेशियम में भी 1, तो समानता है ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार आप लोगों को नोट कर देना है। ठीक है, फिर दूसरा पूछ रहा था कि हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इनके परमाणु कोई समानता है? तो बिल्कुल देखेंगे हाँ बिल्कुल समानता है, इसलिए है कि इन दोनों के बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। जैसे हीलियम में 2 और नियान में भी आप लोगों का 10 होता है तो 2 8, तो ये भी पूरा है और ये भी बाहरी कोष पूरा है, तो करेगा कोई समानता है? तो बिल्कुल समानता है भाई, हमने दिखा दिया। इसके बाद यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसका देखने वाले हैं। 7वें का क ख हो गया ना, 7वें का क में पहला दूसरा हो गया। अब 7वें का ख देखने वाले हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है देखते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ मिलेगा कि हम जानते हैं कि शुष्क दशाओं में अम्ल आयनित नहीं होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन धन आयन भी नहीं होते। जब ये आयनीकृत होगा नहीं तो हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा नहीं, तो परिणाम स्वरूप वे अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करते। जब धनायन तोड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन धनायन में टूटेगा नहीं, तो अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करेगा नहीं। यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्या करता है? नहीं बदलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये प्रश्न नंबर 7वें का क और ख था। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ेंगे, उसको देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8वां का क क्या है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो सल्फर के 8 परमाणु की एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। कह रहा है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए 1 सल्फर 2 3, देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए मैं आपको बना के सिखाता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। बनाना सिखा देता हूँ। सल्फर के 8, तो सल्फर के 8 को परमाणु के एक अंगूठी के रूप में जुड़े होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ बनाता हूँ। यह आपका पहला हो गया सल्फर का परमाणु, ठीक है। इसी तरह 8 को हमको बनाना है एक दूसरे ज्वाइंट करके। दूसरा हो गया, दूसरा के बाद यह क्या हो गया तीसरा, तीसरा के बाद यह क्या हो गया चौथा, ठीक है। चौथा के बाद ये हो गया आपका 5वां, 5वां के बाद हो गया 6वां, 6वां के बाद हो गया एक 7वां, और 7वां के बाद पूरा का पूरा हो गया 8वां। 8 बन गया। ये भी सल्फर, ये भी सल्फर, ये भी सल्फर, ये भी सल्फर, सल्फर के अणु है, सल्फर के अणु है,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब कि सल्फर जो होगा यहाँ पे बारीक उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 उसको चाहिए, तो 8 चाहिए तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे 2 2 4, इसमें 2 6 और इसमें 2 8 भर देंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या 8 पूरा हो गया, तो इसमें 2 2 4 और 2 6, इसमें को 2 8 हो गया। इसी तरह 2 2 4 2 6 2 8, इसको यहाँ काट दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। अब 8 हो गया ना, 2 इस वाले चीज़ को, ये तो यही हो गया, इसको यहाँ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 8 हो गया। इसके लिए 2 यहाँ पे है खुद ही है, 2 यहाँ कर लिए तो 2 2 4, यहाँ कर दीजिए 6 2 8, 2 इसके लिए है, 2 यहाँ कर दीजिए 2 2 4 2 6 और यहाँ कर दीजिए 2 8 हो गया। इसके लिए 2 यहाँ पे है ही, 2 यहाँ कर दीजिए 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे के लिए 2 तो 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि बारी क्वासों में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होनी चाहिए, तो 8 हमको बनाना है। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, देखिए पूरा बन गया कि नहीं, एक अंगूठी संरचना बन गया ना। तो ये आपके सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, जैसा कि आप लोगों को हमने इसको दिखा दिया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8वें का क्या था, प्रश्न नंबर 8वें का क था, ठीक है। चलिए तो प्रश्न 8वें का क समझ में आ गया। प्रश्न 8वें का ख देखने वाले हैं। प्रश्न 8वें का ख, प्रश्न 8वें ख है कि 2 प्रबल क्षारकों के नाम बताइए। 2 प्रबल क्षारकों के नाम बताना है। तो 2 प्रबल क्षारक कौन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए 2 क्षारक का नाम हमने बता दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ 8वें का देखने वाला है ग, 8वें का ग, मेथेन तथा एथिलीन के दहन की विक्रिया लिखिए। कह रहा है कि मेथेन तथा एथिलीन के दहन का विक्रिया। तो देखिए पहला मेथेन का CH4, मेथेन का ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके CO2 प्लस 2H2 बना दिया। इसी तरह एथिलीन C2H4 एथिलीन है, इसका दहन के साथ और ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करा के देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने दहन की अभिक्रिया भी आप लोगों को लिख दिया। ये 2 आपको 2 जो दिखाई दे रहा है, ये रासायनिक संतुलन मतलब संतुलित समीकरण करने के लिए हमने 2 यहाँ पे यूज़ किया है। क्लियर हो गया ना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब 8वें का ही घ, 8वें का ही प्रश्न क्या है, घ है कि हाइड्रोजन धन आयन जो कि जलीय विलयन होता है, आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई क्या पड़ता है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता बढ़ता जाता है, विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता बढ़ेगा, विलयन उतना ही ज़्यादा अम्लीय होती जाएगी, ठीक है। अब देखिए 8वें का क ख घ दिया था, या यथ कीजिए या तो अथवा में एक प्रश्न और दिया है तो उसको भी देख लेते हैं। 8वें का अथवा कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। करा कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने की झाग के निर्माण को समझाना है। तो कैसे लिखेंगे कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। करें कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। जब साबुन से यह लवण क्रिया करते हैं तब अघुलनशील लवण बनाते हैं, जिसे स्कम या झाग कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर समझा गया आप लोगों को। ये 8वें का अथवा था, तो 8वें का अथवा का क क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब इसे अब हम समीकरण भी देते हुए समझाएंगे ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण देखिए, कैल्शियम लवण था ना, घुलनशील था, उसको साबुन बनाने के लिए देखिए स्कम या झाग के रूप में आ गया, जिससे उसके संपर्क में आया। इसी तरह मैग्नीशियम जो लवण है घुलनशील है, ठीक है। तो इसको भी देखिए स्कम या झाग के रूप में हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, COON से विक्रिया करा के, ठीक है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। क्लियर हो गया। चलिए अब ख देख लेते हैं। ये 8वें का अथवा का ख है। ख है कि निम्नलिखित में अंतर कीजिए। अंतर आपको बताना है निम्नलिखित में क्या अंतर, कि खनिज और अयस्क में अंतर बताना है कि खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं, और दूसरा निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे खनिज। खनिज एक साइड खनिज लिखिए, एक साइड अयस्क लिखिए। तो खनिज में पहला पॉइंट कि इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है। कह रहा है कि इसमें धातु की मात्रा कम होती है, किसमें, खनिज में। और कुछ खनिजों को छोड़कर इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है, कुछ खनिजों को छोड़कर। इसमें अयस्क में पहला पॉइंट लिखेंगे कि सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। कह रहा है कि सभी के सभी जितने अयस्क हैं उनमें धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ खनिजों में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। और अयस्क में दूसरा क्या लिखेंगे कि अयस्कों में ऐसी किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती हैं।
ठीक है। तो आपने दो अंतर से आप लोगों को बता दिया आप लोगों ने, ठीक है, खनिज और अयस्क में अंतर। इसी तरह हमको निस्तापन तथा वर्जन में भी अंतर बताना है, इसको नोट कर लीजिएगा। निस्तापन तथा वर्जन में अंतर बताना है तो देखेंगे यहाँ पे निस्तापन, यहाँ पे वर्जन। तो निस्तापन एक साइड लिखिए, एक साइड वर्जन लिखिए। तो चलिए देखते हैं। निस्तापन के अंतर्गत सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। निस्तापन किसे कहते हैं कि निस्तापन के अंतर्गत जो सांद्रित अयस्क होता है उसको वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु नहीं रहना चाहिए, तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। भर्जन किसे कहते हैं कि भर्जन के अंतर्गत सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में, मतलब वहां पे उपस्थित रहेगा वो भी नियंत्रित मात्रा के साथ गर्म किए जाते हैं, उसको हम भर्जन कहते हैं। तो निस्तापन भी समझ में आ गया, भर्जन भी समझ में आ गया। ये आपके एग्जाम में पूछता है बहुत, ठीक है। तो निस्तापन और भर्जन दोनों मतलब क्लियर है ना आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब ग देख लेते हैं। ग में क्या है? ग है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। तो उसमें पहला दिया है ए, जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए दानेदार जिंक और हाइड्रोजन गैस ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो देखिए दानेदार जिंक तो Zn हाइड्रोजन गैस H2SO4 और जिंक सल्फेट बना दिया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब देखिए संतुलित रासायनिक, संतुलित करने की जरूरत नहीं, खुद ही संतुलित आपका एकदम बहु बन गया है, ठीक है। तो संतुलित जो चीज आगे से ही संतुलित है उसको 20 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री को प्रतिरोध क्या है, मतलब उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी विद्युत धारा कर लेती है जितनी तीनों युक्तियां कर लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं इसका डिटेल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहले प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए, प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। और प्रश्न नोट करने के बाद देखिए इसका हल यहाँ पे मैंने रखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। क्या सबसे पहले लिखेंगे विद्युत स्त्री का तुल्य प्रतिरोध उतना ही होगा जितना कि 100 ओम 50 ओम तथा 5 ओम का पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। देखिए यदि तुल्य प्रतिरोध R है तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो होता है। तो यहाँ पे 1/100 1/50 1/500, यहाँ एलसीएम 500 हो जाएगा, कटाएंगे तो 500 5 बार में, 50 से कटाएंगे 500 को तो 10 बार में, 500 को 500 कटाएंगे तो एक बार में, तो 10 5 15 16/500। R बराबर क्या हो जाएगा 500/16। R को ऊपर करेंगे तो 500 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, तो 31.25 ओम आ जाएगा, 31.25। अब देखिए आगे कह रहा है कि यह तो विद्युत स्त्री का तुल्य प्रतिरोध अगर कितना आ गया 31.25, तो धारा आराम से निकल जाएगा। धारा बराबर V अपन क्या ही होता है, विभवांतर आपको 220 वोल्ट दे रखा है। R का वैल्यू यहाँ पे 500/100 500/16 हमने लिख दिया, तो 16 ऊपर चला गया, ऐसे कटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 7.04 एम्पियर, उसमें धारा निकल जाएगा। अतः धारा कितना निकल जाएगा 7.04 एम्पियर निकल गया, ठीक है। तो देखिए धारा पूछा था, धारा भी निकल गया और इसका प्रतिरोध भी तुल्य प्रतिरोध भी निकल गया, ठीक है, कि पार्श्व क्रम में जुड़ा था तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा तो 31.25। तो देखिए पूरा का पूरा यह क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क ख, तीसरा में क का अथवा भी कराया, ख का भी हमने अथवा करा दिया, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बिंदु धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। कह रहा है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जो स्थित बिंदु का जो धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। 7 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्यरत बल के लिए निम्नलिखित होता है। क्या क्या कंडीशन होता है, जैसे F बराबर बिल साइन थीटा होता है, यही कंडीशन होता है, F बराबर बिल साइन थीटा। अब मैं आपको बताना कि कौन चीज़ क्या है। जैसे मैं लिखा है यहाँ पे बी क्या है, यहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, आई धारा की शक्ति को दर्शाता है, एल जो है वो चालक की लंबाई को दर्शाता है, थीटा धारावाही चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण को दर्शाता है। अतः जो F होगा वो F का मान जब थीटा बराबर 90 अंश होगा तो अधिकतम होगा। वही कराना कि किस आरोपित बल पर अधिकतम होगा, तो थीटा बराबर 90 अंश अगर होगा तो उस समय अधिकतम होगा, अर्थात चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होंगे लंबवत होंगे। उसी समय क्या होता है कि किसी स्थित बिंदु धारावाही चालक पर आरोपित बल
उसी समय अधिकतम होता है कब, जब थीटा का वैल्यू कितना अंश ले लिया जाए, 90 अंश ले लिया जाए। ठीक है, तो आपको आई होप प्रश्न नंबर चौथा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। प्रश्न नंबर चौथा में अथवा भी दिया है, तो अथवा को भी करेंगे हम लोग, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तो चौथा में अथवा दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, बात हो रही है उत्तल लेंस की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, उत्तल लेंस की हो रही है। तो कंडीशन सब लोग जानते हैं कि फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस इस साइड होता है, तो इसलिए f बराबर प्लस में ही रहेगा। बिंब की दूरी u, वस्तु की दूरी रखेंगे तो u का वैल्यू माइनस में होगा 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी v का वैल्यू पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखिए हमने कितना अच्छे से हल किया है कि हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू इधर लिखा हूं मैं, इसको इस साइड से हल किया हूं। 1/f कब हो गया, 1/15 प्लस 1/u, u का वैल्यू माइनस 1/10 हो गया, प्लस 1/v का वैल्यू कितना हो गया, v का हमको वैल्यू निकालना ही है। ठीक है, तो देखिए आराम से 1/v निकालेंगे तो ये अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 15 दूनी के 30 और 10 तिहाई 30, 1/v बराबर 3 2 5/30 आ जाएगा। ठीक है, तो v ऊपर चल जाएगा तो 30 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे, तो काट देंगे तो 5 6 30, मतलब v बराबर 6, मतलब लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है, क्योंकि v बराबर प्लस आया, प्लस मतलब उस साइड आएगा। ठीक है, v बराबर उधर आया तो मतलब कि उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये चौथा का अथवा भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। ये था किसका पार्ट, आप खंड क कर रहे थे, क्या कर रहे थे, खंड क। खंड क में आप लोगों का फिजिक्स था, अब हम खंड ख करने वाले हैं। खंड क में आप लोगों का केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, केमिस्ट्री। अब हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं खंड ख में। ये क्या है आपका, केमिस्ट्री। अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। अब केमिस्ट्री के हम सब कुछ देखने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम करने वाले हैं खंड ख। खंड ख में है कि पहला पांचवा का क। ठीक है, कि तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। कह रहा है कि तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में जो एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया की अपघटन अभिक्रिया। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा बी। कौन सा, योगात्मक अभिक्रिया होगा। क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगा। तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। चलिए, पांचवा का क हो गया, पांचवा का ख देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0 1 7 की 14। बताना कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0 1 7 की 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम पांचवें का ग देखने वाले हैं। पांचवें का ग है कि C2H5 HSO4 को 160 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर गर्म करने पर बनता है, क्या बनेगा, CH4 C2H6 C2H4 कि C2H5 ट्वाइस O। बताइए, इन चार ऑप्शनों में से क्या बनेगा। जब हम C2H5 पे HSO4 को अगर हम 160 डिग्री से लेकर 170 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर दें, गर्म कर दें, तो क्या बनेगा। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बनेगा यह C2H4। क्या बनेगा, C2H4 बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये पांचवें का क ख ग 3 दिया, तीनों कर दिया हमने। अब प्रश्न नंबर छठवां पर नोट कीजिए क्या है। प्रश्न नंबर छठवां है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ये जो 2 अभिक्रिया आपको दिखाई दे रहा है, इनके लिए समीकरण लिखना है कि भाप के साथ अगर आयरन को अभिक्रिया कराएं तो उसका समीकरण क्या होगा, जल के साथ अगर कैल्शियम तथा पोटेशियम को अभिक्रिया कराएं तो उसका रासायनिक समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोनों का अमल करके दिखाएंगे। देखिए, छठवें का क है आप लोगों का कि देखिए, लोहे के साथ हम पानी का देखिए अभिक्रिया कराया हूँ, तो 2Fe प्लस 3H2O मिलके Fe2O3 प्लस 3H2 बना दिया। ठीक है, चलिए अब बोला था दूसरा कैल्शियम और पानी के साथ, तो देखिए कैल्शियम प्लस 2H2 मिलके बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो CaOH ट्वाइस प्लस CH2। तुम दोनों का आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों का आंसर मिल गया। अब प्रश्न नंबर छठवें का ख। अब छठवें का ख में 3 ठे दिया है, 1 2 3। छठवें ख में कहा कि के नाम बताइए। नाम बताना है कि 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो। कोई 3 ऐसे तत्वों का नाम बताना जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो। और बी कि 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, यह भी बताना है। और तीसरा कि 3 तत्व जिनकी बाहरी कोश पूर्ण हो। तो चलिए पहले हम देखेंगे छठवां का क।
कौन वाला कि 3 तत्व जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो पहला है लिथियम। तो देखिए लिथियम की परमाणु क्रमांक होता है 3। तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1। तो देखिए बाहरी कोश में कितना गया, 1 आ गया कि नहीं। इसी तरह सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,1। तो देखिए बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो गया कि नहीं। इसी तरह पोटेशियम का होता है परमाणु क्रमांक 19। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,8,1। तो देखिए बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो गया कि नहीं। तो हमको 3 ऐसा तत्व पूछा था जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो। तो देखिए तीनों का लिख दिया ना हमने अच्छे तरीके से। चलिए फिर दूसरा है कि 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई 2 ऐसा तत्व बताना जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 हो। तो चलिए बी पार्ट को देखिए। पहला है बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,2। देखिए बाहरी कोश में 2 आ गया कि नहीं। दूसरा होता है मैग्नीशियम का होता है 12 परमाणु क्रमांक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,2। देखिए बाहरी कोश में 2 आ गया कि नहीं। तो वही ने पूछा था कि 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो क्या है बेरिलियम है और क्या है आपका मैग्नीशियम है। इसके बाद तीसरा बताना है कि 3 तत्व ऐसे बताना है जिनके बाहरी कोश पूर्ण मतलब पूरा हो। ठीक है, तो जैसे हीलियम का 2 ही होता है तो 2 ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और नियान का होता है 10। तो 10 का मतलब कि 2,8। तो 8 पूरा है, क्योंकि क्या कहता है बोर का परमाणु यही तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होना चाहिए। तो देखिए बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 मतलब कि पूरा है। आर्गन का 18 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2,8,8। ये भी इसका बाहरी कोश पूरा है। तो देखिए 6वें का ख 3 पूछा था, तीनों देखिए कितना अच्छा से हमने लिखा है। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी लिखना, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ना आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6वें का ख पूरा क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6वें का ग, मतलब कि ग भी पूछा है इसमें ग भी प्रश्न पूछा है। ग को भी हम सॉल्व करेंगे। ग क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कह रहे कि अवक्षेपण अभिक्रिया किससे आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। कह रहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण समीकरण यहाँ पे है कि ए मैग्नीशियम मतलब Al समतल है ना, L मतलब कि L मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीशियम दिया है Mg होगा। मैग्नीशियम के लिए यहाँ Mg होगा मैग्नीशियम, इसको सही कर लीजिएगा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे भी आपका मैग्नीशियम ही होगा Mg। ठीक है, तो Mg + 3H2SO4 तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा काट दीजिए, मैं बना के दिखा देता हूँ। पूरा का पूरा गलत ही है, समझ लीजिए कि ये हटाइए। देखिए मैग्नीशियम पट्टी है ना, मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है Mg, एमली जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे क्या बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके साथ 2 ज्वाइंट कर देंगे। रासायनिक समीकरण डायरेक्ट संतुलित रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब कि MgCl2 बना रहा है जो कि एक्वायस होता है, जलीय विलयन होता है। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब H2 होता है। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। इसको काट दीजिए, ये आपका रियल है। मैग्नीशियम पट्टी मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रश्न 8वें का ग समझ आ गया। इसका A और B पार्ट हो गया, अभी C पार्ट इसका बाकी है। ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा संपूर्ण हल है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा करके आइएगा एकदम अच्छे से, 70 में 70 मार्क पक्का करके। सी है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अगर एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। तो देखिए एल्युमिनियम चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके देखिए क्या बना रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस, और संतुलित रासायनिक समीकरण में है। रिएक्शन को उतार लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। डी पार्ट इसका देखिए, डी है कि अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा। तो देखिए लौह के रेतन के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करा दें तो आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और लौह के रेतन मतलब कि लोहा हो गया, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl हो गया। ये दोनों अभिक्रिया करा के बनाएगा यहाँ पे आयरन क्लोराइड, देखिए FeCl2 और हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर आपको हैं। तो अभी किसकी बात चल रही थी, प्रश्न नंबर 8 की ही बात चल रही थी, और प्रश्न नंबर 8 क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका केमिस्ट्री इतना ही था, केमिस्ट्री खत्म। अब हम खंड ग करने वाले हैं, और खंड ग मतलब कि बायोलॉजी। अब हम बायोलॉजी के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, किसके, बायो के प्रश्न। अब खंड ग में बायो ही है तो अब बायो के प्रश्न करेंगे। देखिए बायो में है यहाँ पे कि 9 का क ख ग दिया है। ठीक है, घ तक 4 दिया है। चलिए पहले इसको विकल्प कर लेते हैं। कह रहा है कि
पौधे द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। कह रहा है कि अगर पौधे द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड। सबको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। तो चलिए बी है कि बौनेपन का क्या कारण है। कह रहा है कि जो बौना होते हैं बौनेपन का क्या कारण होता है। ट्रेडिनिल के स्राव की कमी, कि बुद्धि हार्मोन्स के स्राव की अधिकता है, कि ऑप्शन सी वृद्धि हार्मोन्स के स्राव की कमी, कि ऑप्शन डी इंसुलिन की अधिकता। बताइए बौनेपन का क्या कारण है, ठीक है। बौनेपन का क्या कारण है, तो इसका जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि वृद्धि और हार्मोन्स की स्राव की कमी के कारण बौनेपन का मतलब आदमी बौनेपन होता है, ठीक है, बौना हो जाता है इसके कारण की वजह से। चलिए 9 का ग है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा। इधर मैं चित्र बनाया हूँ इसलिए अस्पष्ट देखिए, चित्र बनाया हुआ ना इसलिए आपको पहचान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आ जाएगा, ध्यान से देखिए। किसी आहार श्रृंखला में गैर अजैव निम्नीकरण पीडकण राशियों का प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है। सुपोषण प्रदूषण की जैव संसाधन की एकत्रीकरण कहलाता है, ठीक है। बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है। तो यह जैव आवर्धन कहलाता है कि किसी आहार श्रृंखला में गैर अजैव निम्नीकरण पीडन राशियों का जो प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में जो एकत्रित होते जाना को क्या कहलाता है, तो जैव आवर्धन कहलाता है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए घ देख लेते हैं कि प्राकृतिक रूप में ठोस ईंधन कौन सा है। कहता है प्राकृतिक रूप में जो ठोस ईंधन है कौन सा है, कोक, कोयला, सीएनजी की एलपीजी। बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबको मालूम है कि प्राकृतिक रूप में जो ठोस ईंधन के रूप में होता है कोयला होता है। क्या होता है, कोयला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए 9वां का समझा गया ना। अब 10वां प्रश्न यहाँ से। 10वां प्रश्न क्या बोला है कि 10वें का क है, 10वें का क कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, कह रहा है कि पचे हुए भोजन को अगर अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अविकल्पित किया गया है, ठीक है। तो देखिए हमने पूरा अच्छे से फिगर आपको बनाया कि पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। देखिए क्षुद्रांश में क्षुद्रांत का पूरा चित्र हमने बनाया कैसे होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ये आपका जो होता है ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी जल। क्या बोलते हैं, कैपिलरी जल बोलते हैं। ये वाला भाग को सीरा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लघु धमनी। इस वाले भाग को बोलते हैं एमिनो अम्ल ग्लूकोज तथा जल यहाँ उपस्थित होता है। देखिए यह जो भाग है इसको दीर्घ रोम बोलते हैं। यह वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल है। ये वाला ये आपको लिप्स वाहिकाएं हैं, जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ये होती हैं लिप्स वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं इपिथेलियस कोशिका। बोलते हैं क्या, इपिथेलियस कोशिका बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है आपका लीवर कून की ग्रंथि है। क्या, लीवर कून की ग्रंथि। और ये देखिए ये आपका धमनी है, ये वाला पोर्शन आपका सिरा है। और ये जो गया डंडा के आकार में, इसको बोलते हैं लिप्स या वाहिका बोलते हैं, ठीक है। लिप्स या वाहिका बोलते हैं। तो ये चित्र बना के और इसका नामकरण अच्छे से कर लीजिएगा। ये पचे हुए भोजन की अवशोषित करने की क्षुद्रांत का चित्र बना के कैसे पचा हुआ भोजन किस रूप में होता है, ठीक है। चलिए इसको चित्र बनाने के बाद लिखना भी है आपको कुछ पॉइंट। क्या है कि क्षुद्रांश की संरचना, इस क्षुद्रांश की संरचना था, क्षुद्रांश की संरचना इस प्रकार से है कि कुल सतही क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण का क्षेत्र भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः पाचित भोजन अधिक मात्रा में अवशोषित होकर रक्त में पहुंचता है और फिर इसका वहन सारे शरीर में होता है। क्षुद्रांत की अंदरूनी भित्ति में बहुत बड़ी क्या संख्या में क्या अंगुलियां समान दीर्घरोम होती है। और यह दीर्घरोम क्या करता है, भोजन के अवशोषण के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। उसको चित्र बनाने के बाद उसके जस्ट नीचे इतना आपको लिख भी देना है। ये था 10वें का क। 10वें का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया ना क। 10वें का क आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को। ख देखिए 10वें का ख। 10वें का ख क्या है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। हमारे जो शरीर में ग्राही होता है उसका क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं अगर वो कार्य नहीं करेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे उत्तर कि ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित एक खास कोशिका होती है जो वातावरण से सभी सूचनाएं ढूंढ सकती है। जो वातावरण से क्या करती है, सभी सूचनाओं को ढूंढती है और उन्हें केंद्रीय तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु थैलामासिक में पहुंचाती है, हमारे मानसिक में पहुंचाता है, ठीक है। ग्राही जो जैसे ये है ना, इसको मैं सोच रहा हूँ कि पेन है ना, तो ग्राही हमको बता रहा है, ग्राही हमारे माइंड को बता रहा है कि भाई ये पेन है, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता को, ठीक है, जो बताता है वो कहलाता है ग्राही। ग्राही को सिखाई हम लोग को बताती है कि कोई चीज़ क्या है, ठीक है।
तो कह रहा है कि पहुंचाती है। मस्तिष्क के भाग अग्र मस्तिष्क में विभिन्न ग्राही से संवेदित आवेश सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ पॉइंट इसमें लिखना है, यहाँ पे लिखिए उसके जस्ट नीचे। इसके अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। मतलब इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, कुछ चीज़ सूंघ के बताती है, कुछ कोशिकाएं उनकी है जो देख के बताती हैं। ठीक है, वो अलग अलग विशिष्टीकृत होते हैं। यदि कोई ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो उसी ग्राही द्वारा एकत्र की गई सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। और कोई ऐसा ग्राही है कि जो सोचने की क्षमता नहीं होती है उसकी, ठीक है, वो काम नहीं करता, तो उसके द्वारा जो उसका सूचना प्रदान करने की क्षमता होगी वो कम होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी ग्राही है जो ये सोच रही है कि हाँ ये आपको अक्षर पहचानने की बात कर रही है, अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो आप अक्षर पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। चलिए, जैसे मैं बता भी दिया, पहला लिखे, यदि रेटिना की कोशिका अच्छी तरह कार्य नहीं करेगी तो हम देख नहीं पाएंगे, जिससे हम अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, वही बात जो समझाऊंगा वही चीज़ है। दूसरा है कि जीवा द्वारा मीठा, नमकीन आदि स्वाद का पता लगाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीभ हमको पता लगाती है कौन चीज़ मीठा है कौन चीज़ तीखा है। अगर वो कोशिका काम करना बंद कर देता हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कौन चीज़ मीठा है कौन चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो क्लियर हो गया ना। तो चलिए, ये आपका 10वां का क्या था, ख। ठीक है, अब 10वें का ग देखने वाले हैं। 10वें का क्या देखेंगे, ग, कि नर तथा मादा युग्मक में अंतर लिखे। अब नर तथा मादा युग्मक में अंतर आपको बताना है। तो चलिए, नर युग्मक हेडिंग डाल लीजिए, इधर मादा युग्मक हेडिंग डालिए। चलिए, जानते हैं कि नर और मादा में क्या अंतर है। नर में पहला लिखे कि नर युग्मक शुक्राणु होता है जो छोटा किंतु क्रियाशील होता है, लेकिन मादा युग्मक अंडाणु होता है जो बड़ा किंतु क्या होता है, सुस्त होता है। क्लियर। चलिए, दूसरा पॉइंट नर युग्मक में लिखिए कि नर युग्मक का निर्माण वृषण में होता है। नर युग्मक का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, वृषण में होता है। लेकिन मादा में क्या है, मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। कहाँ है, अंडाशय के अंदर होता है। इसी तरह नर युग्मक में तीसरा पॉइंट लिखना है कि नर युग्मक चलायमान होता है, लेकिन मादा या युग्मक स्थिर होता है। ये चलायमान होता है, ये क्या होता है, स्थिर पड़ा रहता है। ठीक है। चौथा पॉइंट नर में कि नर युग्मक का निर्माण शुक्र जनन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, लेकिन मादा में क्या होता है कि मादा जनन का निर्माण जो होता है वह अंड जनन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है।